चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है बताओ? स्कूल में तो हो चुका होगा ये टॉपिक। वो तो ब्रीदिंग है ना, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ब्रीदिंग है। मैंने कहा रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ना केवल ग्लूकोज बल्कि फैट का भी है ना, प्रोटीन का भी। लेकिन जनरली हम ग्लूकोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज जल्दी टूटता है, इसलिए तो जल्दी एनर्जी देता है ना। तो अभी हमने खाना किस लिए खाया था? एनर्जी के लिए खाया था ना। अब मिलेगी एनर्जी इस प्रोसेस में। तो ये वो स्टेप है जिसके लिए हमने खाना खाया था, इस दिन के लिए हमने खाना खाया था, रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर? स्टार्ट करें, है ना। तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक स्टार्ट होता है 2 एक्टिविटी से। पहली एक्टिविटी में आपको ये दिखाई देगा, 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों के अंदर क्या है? लाइम वाटर, इसमें भी लाइम वाटर। यहाँ पे पिचकारी से एयर ब्लो कर रहा है और यहाँ पे माउथ से एयर ब्लो कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सन माउथ से फूंक मार रहा है ना, और यहाँ पे पिचकारी से। तो बताओ कौन सा जल्दी लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की? माउथ वाला जल्दी बोल रहा है, होंगे तो दोनों ही, लेकिन जल्दी कौन सा टर्न होगा? माउथ वाला। क्यों? क्योंकि एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन पिचकारी। एक्सेल एयर इज एनरिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए जिसमें ज़्यादा CO2 होगी वो ज़्यादा लाइम वाटर को जल्दी मिल्की कर देगा। बस CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, है ना। आगे समझ में? तो माउथ वाले में जल्दी आपको लाइम वाटर, माउथ वाली टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर में जल्दी मिल्की मिलेगा, दूध जैसा हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद। लाइम वाटर क्लियर सोल्यूशन होता है पानी जैसा, वो मिल्की टर्न हो जाएगा। तो लाइम वाटर टर्न्स फास्टर, क्या? मिल्की। किसमें? माउथ वाले में। ये पूछा हुआ है इसमें। आगे समझ में? सिंपल थी एक्टिविटी कि किसमें जल्दी लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा? माउथ वाले में। रीज़न? क्योंकि एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन पिचकारी। पता चल गया सबको? पूछना है कुछ? चले आगे। तो CO2 का कैसे पता लगाएंगे कि ये CO2 गैस है? कौन सा टेस्ट? लाइम वाटर टेस्ट। ये भी पता चल गया आपको। तो CO2 का कंफर्मेशन टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। जब भी आपको पता लगाना हो कि CO2 कोई गैस निकल रही है किसी एक्सपेरिमेंट में, उसके मुंह के सामने लाइम वाटर लगा दो या उस ट्यूब को लाइम वाटर में डाल दो, वो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। स्टार्च का टेस्ट? आयोडीन टेस्ट। कलर? ब्लू ब्लैक। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस को अगर आप माचिस लगाओगे उसके सामने तो पट पट करके जलेगा वो, और इंग्लिश में उसी को पॉप पॉप बोल दिया, हिंदी में पट पट हो गया, है ना। पॉप साउंड। पॉप साउंड इंडिकेट हाइड्रोजन गैस। ये सब केमिस्ट्री में काम आएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और स्टार्च का, वो तो बायो में काम आएगा। ये सब आपको पता होने चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, इनमें ये पूछ लिया जाता है। क्लियर? और मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में। तो ये टेस्ट याद रखना आप। कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर, और इसका हाइड्रोजन का पॉप साउंड, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट, ठीक है। चलो आगे। सेकेंड एक्टिविटी फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है आपने 6th-7th क्लास में। फर्मेंटेशन 2 तरह की होती है, एक लैक्टिक एसिड वाली और एक इथेनॉल वाली, दोनों फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन होती है आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। तो ईस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम शुगर सोल्यूशन में ईस्ट पाउडर डाल दें, शुगर सोल्यूशन में अगर ईस्ट पाउडर डाल दें और उसको सील कर दें टेस्ट ट्यूब को या कंटेनर को, तो कुछ आवर्स के बाद आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? इथेनॉल मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। शराब ऐसी तो बनती है इंडस्ट्री में, ठीक है, क्लियर। और घर पे कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं शराब, ईस्ट का पाउडर लेके, फ्रूट का जूस लेके कंटेनर में सील बंद कर देते हैं और फिर शराब बनती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जंगल में भी बिहार में कोशिश की गई थी, उसको पी के लोग मर गए। देसी शराब से इतने मर गए, न्यूज़पेपर में आता है ना, टीवी में आता है। तो इसीलिए, क्योंकि वो इथेनॉल नहीं बनी, वो क्या बन गई? मिथेनॉल, जहरीली शराब। मिथेनॉल टॉक्सिक है, पॉइजनस है, इथेनॉल शराब है, मिथेनॉल तो उसका पॉइजन वर्जन है, ठीक है ना। इसीलिए तो इसलिए कभी ट्राई नहीं करना, क्योंकि हमें आता नहीं है ठीक से बनाना, तो इसलिए हम नहीं बना सकते। और बिहार में तो शराब बैन है, इसलिए जंगलों में ही बनाते हैं चोरी छुपे देसी शराब, है ना। तो उसी को पी के मर जाते हैं लोग, क्योंकि वो जहर बन जाती है, मिथेनॉल जहर है ना। तो इसीलिए तो ये बनेगा आपका इथेनॉल। क्या बनेगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये प्रोडक्ट है। और इथेनॉल 2 कार्बन प्रोडक्ट है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में। इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी तो यूज़ करते हैं हम, केक, ब्रेड, भटूरे, इडली डोसा, इसको सॉफ्ट फ्लफ़ी बनाने में उनके आटे में मिला देते, 2 घंटे या 3 घंटे छोड़ देते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए क्या करेगी? आटे को ऊपर फैला देगी, है ना, ऊपर फुला देगी और फिर होल करके निकल जाएगी। तभी तो केक में, ब्रेड में होल होते कि नहीं होते? होते हैं ना होल्स। वो किस वजह से? चीज़ में होल होते हैं, इन्हीं वजह से तो होते हैं। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि ब्रेड में, चीज़ में, केक में होल्स किस वजह से? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। तो वो आपका सॉफ्ट बन जाते हैं, फ्लफ़ी बन जाते हैं। केक, ब्रेड, भटूरे, इडली डोसा, इनको फ्लफ़ी सॉफ्ट बनाने के लिए इसलिए ईस्ट पाउडर डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये इम्पोर्टेंस है CO2 का। चले आगे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्लियर। तो इम्पोर्टेंस पता चल गया आपको CO2 का ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इथेनॉल तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, शराब बनती है, ठीक है, क्लियर। आपको पता है कि जो ईस्ट अल्कोहल बनाता है वो 13% से ज़्यादा नहीं बनाता, ये नॉलेज के लिए। 13% से ज़्यादा अगर इथेनॉल बनेगी तो वो इसके लिए टॉक्सिक हो जाती है और फिर वो मर जाएगी ईस्ट खुद ही। 13% से ज़्यादा इथेनॉल नहीं बना सकता, अल्कोहल नहीं बना सकता ईस्ट। तो फिर रम ब्रांडी में 13% से ज़्यादा अल्कोहल होती है। सबसे कम किस में होती है? बियर एंड वाइन में 5 से 10%। बियर में 5% होती है, वाइन में 10%। रम ब्रांडी विस्की में 20-25 से ज़्यादा होती है। तो वो कैसे होगी फिर? उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन करके बनाते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस करके बनाते हैं उनको। इसीलिए 13% से ज़्यादा ये अल्कोहल नहीं बना सकता, नहीं तो ये खुद ही मर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि एनर्जी बनती कैसी, प्रोसेस। तो ये कहानी स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट यही तो है, ग्लूकोज। नहीं बताया था मैंने? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर भूल के इतने जल्दी? क्लियर, याद रखना है, ये तो MCQ में भी आता है।
1 मार्क्स में आते, 2 मार्क्स में आ जाता है पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। बोलो सभी, सभी को बोलना है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट, फैट का फैटी एसिड, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन का अमीनो एसिड। याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो हम लेंगे ग्लूकोज को, क्यों? एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जल्दी एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्लूकोज बहुत ईजिली सबस्ट्रेट है, ये ईजिली ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है। जल्दी एनर्जी के लिए हॉस्पिटल में क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोज, है ना, डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन, डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। तो डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन चढ़ा देते हैं। वो ग्लूकोज सोल्यूशन ही तो होता है। कोई पेशेंट वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उसको हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा देते हैं, है ना। इसीलिए अमीनो एसिड की बॉटल थोड़ी चढ़ाते हैं। क्लियर? तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा जल्दी एनर्जी देता है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है। जो ब्रेकडाउन में जाता है एनर्जी निकालने के लिए, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है, आगे समझ में, जिसको हम तोड़ेंगे और एनर्जी निकालेंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड है ये, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6,6H12O6, तो 6 कार्बन है इसमें। चले आगे। अब ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? सेल में, सेल में, है ना, सेल में है ना, ये सेल के अंदर है। ये कौन लेके गया था सेल तक? ब्लड। विलाई में ब्लड था ना, ब्लड वेसल्स थे। ग्लूकोज गया था विलाई के थ्रू ब्लड में, और फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल में पहुंचा देता है। पीछे पीछे कौन आ रहा है सेल में? ऑक्सीजन। ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी तो ब्लड के थ्रू पीछे पीछे जा रही है सेल में, है ना। ग्लूकोज पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। अभी देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन सबसे पहले ग्लूकोज आपका पाइरूवेट में ब्रेक होगा, जो कि 3 कार्बन है। किसमें? पाइरूवेट में। और ये प्रोसेस होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। और ये प्रोसेस यूनिवर्सल है, ये सब में होती है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे हम हो, ये प्रोसेस सब में होती है। चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीजन ले रहा हो चाहे ऑक्सीजन नहीं ले रहा हो, ये तो बनेगी बनेगी। पाइरूवेट तो सब में बनेगा। यहाँ से रास्ते अलग हो जाएंगे, तभी तो टॉपिक नीचे फ्लो चार्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन बाय वेरियस पाथवे, बाय वेरियस पाथवेज। तो पाथवेज आएंगे जब ये पाइरूवेट बनेगा, उसके बाद 3 रास्ते निकलेंगे, है ना। हाँ, ठीक है। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट, इस बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है? है ना, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज का टूटना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप में होती है ये प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। पाइरूवेट बनेगी प्लस एनर्जी भी बनेगी, 2 ATP के करीब एनर्जी बनेगी। ATP याद मत रखो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने पाइरूवेट बनेंगे एक ग्लूकोज के टूटने से? अगर मैं एक ग्लूकोज को तोड़ूंगा तो कितने पाइरूवेट? 2 या 3? 2, क्योंकि ग्लूकोज कितना है और ये कितना है, तो 3 के 2 नहीं हो गए। अगर आपको ग्लूकोज को इक्वल ब्रेक करना है तो 3 में तो करोगे, या 4-2 में करोगे? नहीं, है ना। आगे समझ में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का था ये, 1 2 3, 1 2 3, तो तोड़ दिए ना हमने 3 के फॉर्म में ग्लूकोज को। तो इसलिए 2 into पाइरूवेट, 2 पाइरूवेट बनेंगे।
आया समझ में? क्लियर? क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन है और ग्लूकोज 6 कार्बन है, तो 6 को इक्वल में करने के लिए 3 3 मतलब 2 पायरुवेट बनेंगे। क्लियर? अब क्या होगा? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आएगा आपका एनएरोबिक। एनएरोबिक, एनएरोबिक कौन होते हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना। ईस्ट करेगा, बैक्टीरिया करेंगे, एनिमल का नाम है या ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट एनएरोबिक प्रोसेस करेगा और पायरुवेट को, अभी बताया था मैंने, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी? वही 2 ATP जितनी यहाँ थी। क्लियर? ये था फर्स्ट पाथवे, 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहला पाथवे समझ में आ गया। एनएरोबिक, ईस्ट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। जयंत इधर ध्यान दो, बुक में नहीं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कंडीशन है लैक ऑफ, और ये मसल्स में होगी हमारे अंदर। फर्मेंटेशन हमारे अंदर भी हो रही है मसल्स में, और तब होती है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाके जब, है ना, इसी को बनाने में लगते हैं, तो ये मसल अकड़ जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो गई। तो बनेगी क्या? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक प्लस एनर्जी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, और लैक्टिक एसिड कितना कार्बन है? पायरुवेट की तरह 3 कार्बन है ना। तो इसी पढ़ा हुआ है ना 7th क्लास में, लैक्टिक एसिड बन जाती है, मसल क्रैम्प हो जाती है, मसल अकड़ जाती है लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। क्यों? क्योंकि मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, क्योंकि उस मसल को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगी। फिर क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए डीप ब्रीथ करेंगे, या तो डीप ब्रीथ करेंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए, मसाज करेंगे, या तो हॉट वाटर बाथ लेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगा। तो ये तरीके हैं लैक्टिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए। आगे समझ में? ठीक है। मेन है आपकी ये वाली एरोबिक, इसमें भी एनर्जी 2 ATP के करीब बनेगी, दोनों में सेम है। एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, तो वो एनारोबिक थी, ये एरोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सबने सुना है ना, वही तो बनेगी ये प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे हो रही है? हमारे अंदर या सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन की। और क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, और कितनी एनर्जी? कितनी? नहीं, इससे ज़्यादा ही तो होगी, 38 ATP सबसे ज़्यादा एनर्जी। ATP नंबर याद मत रखो, कोई बात नहीं। हाँ, इतना याद रखो, लेस एनर्जी मोर एनर्जी, इतना तो याद रख सकते हो। ठीक है, लेस एनर्जी मोर एनर्जी। अब किसी ने पूछा ही नहीं यहाँ लेस क्यों, यहाँ मोर क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? हाँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट रहा है। भाई जब ग्लूकोज ही पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो एनर्जी भी कम ही देगा, जब ग्लूकोज को पूरा तोड़ोगे तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एनर्जी निकल किससे रही है? इसीलिए तो ये तोड़ ही नहीं रहे ग्लूकोज को ज़्यादा, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की कमी है ना, इसीलिए। क्लियर? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए मोर एनर्जी, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए लेस एनर्जी। ये रीज़न लिखना है अगर आ जाए क्वेश्चन। ये दोनों फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? एक तो ये पूरा ही क्वेश्चन आ जाएगा,
ग्लूकोज ब्रेकडाउन बाय वेरियस पाथवे, एक्सप्लेन ग्लूकोज ब्रेकडाउन बाय वेरियस पाथवे। 3 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ पूरा का पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, नेम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। बताओ, नेम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कॉमन प्रोडक्ट। पायरूवेट, ये तो कॉमन है ना, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, कॉमन है ये तो सभी में। क्या बताया था, बैक्टीरिया के लिए भी हमारे लिए भी, तो कॉमन है ये तो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बोल दो या कॉमन बोल दो, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होके आ जाएगा। तो ध्यान रखना, पायरूवेट, इंटरमीडिएट या कॉमन। नेक्स्ट, नेम द 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। इथेनॉल, 2 कार्बन तो एक ही है, इथेनॉल। नेम द 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मसल। लैक्टिक एसिड। 3 कार्बन तो ये भी है, लेकिन वो बोल रहा है मसल में, तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो कार्बन से क्वेश्चन आते हैं, किसमें कितना कार्बन है। लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, और ये पूरा 3 मार्क्स का। क्लियर। 10 में से 7 बार एग्ज़ाम में आता है ये, मतलब बहुत कॉमन है ये। ठीक है ना, इसीलिए तो ये आपको याद रखना है ये। पूछना है किसी को कुछ इस फ्लो चार्ट में से, ग्लूकोज ब्रेकडाउन बाय वेरियस पाथवे, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, नोट्स में होना चाहिए ये। चलो आगे बढ़ते, चलें आगे। बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा, समझ में आ गया। और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एटीपी के बारे में बताया हुआ है ना। देखो, सेल में एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अभी हमने एटीपी बनाई थी, एनर्जी, है ना। बिल्कुल, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई को बाद में ही लिखते हैं जनरली, एनर्जी एटीपी। एडीपी में एक और फॉस्फेट जोड़ दोगे तो 3 फॉस्फेट बन गए, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डी का मतलब डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन फ़ायदा तब होता है कम एनर्जी लेकर ज़्यादा एनर्जी बनाएं। भाई कम पैसा लेके ज़्यादा पैसे कमाए बिजनेस में, तभी तो फ़ायदा होगा बिजनेस में, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है, एनर्जी को बनाने के लिए एनर्जी लग रही है, लेकिन एनर्जी कम लगती है, बनती ज़्यादा है, तभी तो फ़ायदा है। अब जब एक एटीपी टूटता है, अब सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, एटीपी लेता है, उसको तोड़ता है, एनर्जी निकलती है। तो एक एटीपी जब टूटेगा तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी, बॉक्स में दिया हुआ है ये। और इस एनर्जी को वो यूज़ करेगा किस किस में? मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व कंडक्शन में। ठीक है, चीज़ों को बनाने में, मतलब जहाँ जहाँ भी एनर्जी खर्च होगी सेल में। लास्ट पैराग्राफ में सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं कहाँ कहाँ एनर्जी खर्च होगी, लास्ट लाइन में। ठीक है ना, इनमें एनर्जी खर्च करेगा। क्लियर। तो ये था थोड़ा सा एटीपी के बारे में, आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये याद रखना। चले आगे। पहले हम पूरा एनिमल कवर करेंगे, उसके बाद हम प्लांट में जाएंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है फिर? ब्रीदिंग क्या होती है फिर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना मतलब हवा लेना, हवा छोड़ना, है ना। बाहर की हवा को अंदर लेना, अंदर की लंग्स की हवा को बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है। तो रेस्पिरेशन आपकी ब्रेकडाउन,
है ना, न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज करना, दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस आ सकता है, ये याद रखना है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप नोट करोगे। एक तरफ ब्रीदिंग लिखना है, एक तरफ रेस्पिरेशन लिखना है। ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं एकदम, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो नंबर 1 ये क्या है आपके, सिंपल प्रोसेस, इट इज सिंपल प्रोसेस। सिंपल का ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये फिजिकल प्रोसेस है, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस है, जबकि वो सेलुलर प्रोसेस है ना, सेल में हो रही है, या केमिकल प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस, जबकि वो सेलुलर प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। ब्रीदिंग में एनर्जी बनती है, नहीं बनती। ब्रीदिंग में कहाँ एनर्जी बनती है ना। तो नो एनर्जी इज फॉर्म, यहाँ एनर्जी नहीं बनती, नो एनर्जी, नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड। जबकि यहाँ पे एनर्जी बनेगी, एंजाइम भी चाहिए, सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। ब्रीदिंग फास्ट है कि स्लो है, फास्ट है, और रेस्पिरेशन स्लो है। एक डिफरेंस और मिल गया हमें, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, फास्ट, जबकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। कर लिया नोट। नो एनर्जी फॉर्म्ड, एनर्जी नहीं बनती ना, एनर्जी फॉर्म्ड, एनर्जी बनती है। यहाँ कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर्म बनती नहीं है, ठीक है। या नो एनर्जी इज मेड, कोई एनर्जी नहीं बनती यहाँ पे। रब कर रहा हूँ मैं, फिर ये वीडियो में देख लेना, वीडियो देखते नहीं हो आप लोग, है ना। मैं अच्छी नहीं बनाता, तभी नहीं देखते। क्लियर, ठीक है। चले आगे। अब हम देखेंगे कुछ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। देखो रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो ऐसे ही बता देता हूँ, वो तो आपको आता ही है। एरोबिक, एनएरोबिक। एक तो आपको ये तो पता ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। चाहिए तो डेफिनेशन लिख लो। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस हो गया। एनारोबिक में एब्सेंस आ जाएगा, बस वहाँ प्रेजेंस लिख देना, एनारोबिक में एब्सेंस, बन गई डेफिनेशन। रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रेजेंस, यहाँ ऑक्सीजन लगेगी। एनारोबिक में एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। रही बात डिफरेंस की, तो आप बना सकते हो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी किस में बनती है,
दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है? एग्जाम्पल है ना, हाँ, बैक्टीरिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा या फिर ह्यूमन आ जाएगा। ठीक है, ये आते नहीं है क्वेश्चन जनरली, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, पता होना चाहिए। हाँ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेशन होती है स्पेसिफिक, हम ये नहीं कह सकते कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट तो आपका साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुवेट डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू जाता है, फिर क्रब साइकिल में जाएगा, उसके बाद फिर आपके ETS चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ बनती है आपकी। तो पहले होती है ग्लाइकोलाइसिस, एक्चुअल में ऑर्डर तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रब साइकिल, फिर ETS, तब जाके बनती है एनर्जी। और हमने सिर्फ सिंपल, क्योंकि लेवल के हिसाब से है ना, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, ये पूरी प्रोसेस डिटेल में। आपको पता है ये स्लो स्टेप क्यों होती है, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसेस फास्ट हो जाए तो एनर्जी जल्दी बनेगी, और आपको पता है ज़्यादातर एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एनर्जी तो बहुत कम बनती है, पूरी की पूरी एनर्जी नहीं बनती हमारी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज़ हो जाती है हीट के फॉर्म में। क्या हमारे शरीर से गर्मी नहीं निकलती? निकलती है ना। भरी हुई बस में खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा कितनी गर्मी है ना। इस रूम में 100 लोग भर दो, पता चल जाएगा कितनी गर्मी है, क्योंकि सबके शरीर से गर्मी निकल रही है। अब आप खुद ही सोचो, अगर ये प्रोसेस फास्ट होगी तो इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि आपकी बॉडी खुद इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इतनी हीट निकलेगी, एक्सेस हीट निकलेगी। इसीलिए शुक्र है ये प्रोसेस बहुत धीरे चलती है, ठीक है ना, इसीलिए। नहीं तो ये तो अगर फास्ट हो जाए तो हम तो टॉलरेट ही नहीं कर सकते, इतनी हीट निकलेगी, इसीलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, जयंत आगे मत चलो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ब्रीदिंग ऑर्गन, बायो में क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग को सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने डिफरेंस बताया आपको। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ब्रीदिंग ऑर्गन्स कुछ आपको पता होने चाहिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, अलग अलग एनिमल्स के। तो मैं आपको एनिमल के नाम बोलूँगा, आप ऑर्गन बोलोगे, ठीक है। ह्यूमन, शुक्र है लंग्स का कोई लोग नोज कहता है, लंग्स बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नोज़। अगर मैं नाक काट दूँ तो क्या मर जाएंगे? मर गई थी वो जिसकी नाक काटी थी लक्ष्मण, नहीं ना, तो फिर सुपर्णखा जिसके लिए ये रामायण हुई थी। क्लियर? फिश, स्नेक, स्नेक कहाँ रहता है? ज़मीन पे, तो ज़मीन वाले तो लंग से ही लेंगे। स्नेक एम्फीबियन नहीं है, स्नेक तो रेप्टाइल है, रेंगने वाले रेप्टाइल होते हैं। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, लंग्स, टर्टल, लंग्स, ठीक है। बर्ड जमीन पे है, लंग्स। ब्लू व्हेल, लंग्स। मैमल है, एक्वाटिक, एक्वाटिक मैमल है। डॉल्फिन एक्वाटिक मैमल है, ये तो लंग्स से ही लेते हैं। फिश है गिल से लेती है, शार्क है जो गिल से लेती है ना। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में लंग्स कहाँ से हो गए? स्किन डिफ्यूजन प्रोसेस, अपने जनरल बॉडी सरफेस स्किन के थ्रू लेती है ना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग, गिल्स तो होते ही नहीं। लंग्स एंड स्किन, जब पानी में है तो स्किन से, पानी के बाहर है तो लंग से, और उसका बच्चा
टेडपोल, गिल्स पानी में तो रहता है, तो गिल्स देखो लंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब फ्रॉग बनता है। टेडपोल, गिल्स। कॉकरोच, इंसेक्ट्स, कॉकरोच, जयंत कॉकरोच, जयंत कॉकरोच नहीं है, जयंत कॉकरोच किससे लेता है? पढ़ा तो था 7th में। ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब, स्पाइरेकल्स, होल्स होते हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है, और फिर अंदर ट्रैकियल्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकिया, क्या आंसर है? ट्रैकियल। तो कॉकरोच, इंसेक्ट जो होते हैं ये ट्रैकियल के थ्रू लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये थे क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये आपको याद रखने ही। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये ख़त्म करके फिर चलेंगे। अब हमारी जो एयर है, हम जो एयर ले रहे हैं वो कहाँ से होते हुए लंग्स तक पहुँचेगी, तो वो रास्ता आपको बताना है ना? तो देखो, सबसे पहले एयर कहाँ से जाएगी, एंटर कहाँ करेगी? नॉस्ट्रिल, 2 होल है ना नोज में, वहाँ एंटर करेगी, उसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल। उसके बाद नेसल कैविटी, नाक के अंदर, नाक अंदर से खाली है ना, कैविटी बोलेंगे या नेसल पैसेज, नेसल कैविटी। उसके बाद अभी नहीं, फेरिंग्स, नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई। यहाँ तक लंग्स के बाहर है। अब इसके बाद लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ट्रैकिया तक, विंड पाइप बाहर। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिशरी ब्रोंकाई। आप सिर्फ ब्रोंकाई लिख दो। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, क्या आएगा? इसके भी 3 होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। आपको ब्रोंक्यूल याद रखना है। उसके बाद एल्वियोलाई, यही है हमारी मंजिल, हमारी मतलब हवा की। यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती है, लंग्स के अंदर जाके एल्वियोलाई में पहुंचेगी और यहीं पे अदला बदली होती है। ब्लड लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या इसको खास बनाता है ना? इसको नोट कर लो। ये है रेस्पिरेटरी पैसेज, एयर पाथवे। आया हुआ एग्ज़ाम में ऑर्डर पूछ लेता है कई बार, या कई बार जंबल करके दे देता है, अरेंज करो, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इनसे 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। फेरिंग्स वो रीजन है जहाँ पर हवा और खाना दोनों आकर मिलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स। लैरिंग्स, आवाज़ निकलती है यहाँ से, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया सांस की नली, है ना, विंड पाइप। ठीक है, इतना याद रखना है आप। एयर पैसेज, एयर पाथवे। ठीक है, लिखो लिखो, अभी नहीं जाना है, इसको ख़त्म करके जाना है। नोट करो इसको। डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना है। ये पाथवे है, एयर पैसेज है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखेंगे, सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ, बस थोड़ा सा बचा है ह्यूमन वाला। फिर प्लांट पे छोटा टॉपिक है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन की तरह बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलो तो यहाँ तक इसको रिवाइज कर लेना।